स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी सीबीएसई कंपार्टमेंट की रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 मनी। तो चैप्टर 5 में मनी में पहले हमें समझने से पहले जरूरी है बार्टर एक्सचेंज को समझना, या जिसको हम सी टू सी इकोनॉमी कहते हैं। तो बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम मतलब जहां हम गुड्स के बदले क्या देते थे, गुड्स दिया करते थे या खरीदा करते थे। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम के साथ क्या हुई, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे अर्लियर आप बात करें तो अर्लियर बार्टर सिस्टम चला करता था, मगर जैसे जैसे समय निकला, जैसे जैसे समय हुआ, तो उससे क्या हुआ, बार्टर में कुछ दिक्कतें आने लगी, लिमिटेशंस आने लगी बार्टर में। सबसे पहली दिक्कत जो थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंड का मतलब है कि यदि कोई एक पर्सन है और वो दूसरे पर्सन से कोई गुड्स खरीदना चाहता है, तो सिंपल है, इस पर्सन की जो नीड होगी वो गुड्स इस पर्सन के पास अवेलेबल होने चाहिए। इसका मतलब है उसको वही पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो इसकी नीड को फुलफिल कर पाए। तो ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं होता था कि साइमल्टेनियसली फुलफिलमेंट हो जाए नीड की बायर और सेलर की। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। दूसरा है लिमिटेशन ऑफ बार्टर से। अगर एक्सचेंज की बात करें तो सबसे पहले हमने डबल कोइंसिडेंस डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या होता है कि सारी कमोडिटीज जो होती हैं उसकी इक्वल वैल्यू नहीं है ना। मतलब आप कोई एक कॉमन यूनिट, जैसे आज हम बात करते हैं, आज हर चीज को हम रुपीस के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एक वाटर बॉटल ले रहे हो उसका भी पैसा, आप एक राइस 1 kg राइस ले रहे हो या फिर कोई खाने की प्लेट ले रहे हो, तो सिंपल है, आप हर चीज को काय में मेजर कर सकते हो, प्राइस में मेजर कर सकते हो। मगर जब बार्टर सिस्टम था तो बड़ा आसान है, कोई चीज यदि लिक्विड है तो उसको हम लीटर में मेजर करेंगे, और कोई चीज अगर वेट वाली है तो उसको हम केजी में मेजर कर रहे हैं। तो इसका मतलब कितने लीटर या कितना केजी, मतलब कोई एक कॉमन डिनोमिनेशन नहीं था जिसमें हम क्या कर सके, दोनों की वैल्यू को एक्सप्रेस कर सके या मेजर कर सके। तीसरा है लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। यहाँ पे डिफर्ड का मतलब होगा आपका फ्यूचर पेमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हो कि फ्यूचर पेमेंट्स जो भी ट्रांजेक्शन की होंगी, है ना, वो हम आगे जाके कर देंगे जो अभी प्रेजेंट ट्रांजेक्शन है। मगर कई बार क्या होता है, द बोरोवर में नॉट बी एबल टू अरेंज गुड्स टू एक्जैक्टली सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट। तो सिंपल है, कोई एक किसान ने यदि प्रॉमिस किया कि मैं जैसी मेरी फसल होगी मैं आपकी पेमेंट या फिर जो गुड्स है वो दे दूंगा आपको। हो सकता है फसल होने के बाद जो क्वालिटी गुड्स की मांगी गई थी या एक तरीके से प्रॉमिस करी गई थी वो कमोडिटी वो अवेलेबल ना करा पाए। और इसके अलावा देयर में भी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक कमोडिटी इज टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट। द कमोडिटी इज टू बी रिपेड में लूज और गेन इट्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, सो इट इज डिफिकल्ट टू मेक। और सिंपल है, जब हम पेमेंट कर रहे हैं हो सकता है उसकी उतनी वैल्यू ही नहीं हो कमोडिटी की कि वो जो ट्रांजेक्शन हमने करा था उस ट्रांजेक्शन को पे कर पाए। इसके बाद है लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है आपका एक कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं है ना, मतलब आप एक तरीके से लैक ऑफ कॉमन, है ना। तो एक सिंपल है मेजर ऑफ वैल्यू या स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको फंक्शन को आप कह सकते हो। तो सिंपल है, जो गुड्स होते हैं उनकी जनरली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होते हैं, दे आर पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल का मतलब होता है क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। जैसे आप वेजिटेबल लेके आएंगे, यदि उसको 2 या 3 दिन में आप बनाते नहीं है तो वो अपने आप ही उसकी जो वैल्यू है वो क्या कर देती है, खो देती है। तो मोस्ट ऑफ द गुड लाइक व्हीट राइस डू नॉट पोसेस ड्यूरेबिलिटी, और उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होती जाती है पैसेज ऑफ टाइम के साथ। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड्स टाइम्स एंड एफर्ट। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जिनके कारण क्या आया, बार्टर सिस्टम आया। तो बार्टर सिस्टम गया। बार्टर सिस्टम के जाने के बाद काय का इन्वेंशन हुआ, मनी का। तो मनी होता क्या है, तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मींस फॉर डिफर्ड पेमेंट। मतलब जो भी आपके 4 लिमिटेशंस थी बार्टर की, वो जाके क्या बनी, मनी की डेफिनेशन। तो द टर्म मनी इज यूज्ड टू कवर ऑल सच थिंग। तो हमारे क्या कैसे कैसे कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक एटसेट्रा, ये सारे हमारे काय में आते हैं, मनी में आते हैं। इसमें हमारा एक लीगल टेंडर मनी होता है। लीगल टेंडर मनी मतलब विच कैन बी लीगली यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर डेब्ट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस, है ना। मतलब कि आप उसको जो डेब्ट होते हैं आपको उसको पे करने के लिए यूज कर सकते हो। तो जनरली हमारे इंडिया में जो रुपीस है वो आपका एक लीगल टेंडर मनी है। इसके अलावा लिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है, जैसे 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपीज कॉइन है, तो वो 1 रुपए के कॉइन अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो ओनली 10,000 की डिनोमिनेशन तक मतलब लिमिट है इसकी, आप पेमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, उससे ज्यादा की अलाउड नहीं है, या सामने वाला आपको मना कर सकता है पेमेंट एक्सेप्ट करने से। तो इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर मनी व्हिच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट टू अ सर्टेन limit. Beyond this limit, a person may refuse to accept the payment and no legal actions can be taken against him. India coin is a legal tender money. और
लीगल टेंडर, एक और लीगल टेंडर हमारी क्या हो गई, तो लीगल टेंडर मनी विच कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट ऑफ अमाउंट, लीगल एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट टू रिफ्यूजेस टू। तो लीगल टेंडर कौन सी मनी हो गई, अनलिमिटेड लीगल टेंडर, या आप इसको कह सकते हो। तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मतलब सामने वाला आपको इससे रिजेक्ट नहीं कर सकता। इंडिया में जो इंडिया पेपर नोट्स हैं वो हमारे क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। और नॉन लीगल टेंडर मनी क्या हो जाएंगे, और ऑप्शनल मनी, मतलब ये सामने वाला अगर एक्सेप्ट करना चाहे तो कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये क्या हो गई, नॉन लीगल टेंडर मनी है, मगर कोई ऐसा लीगल एक्शन इस पे नहीं लिया जाता। अगला है फंक्शंस ऑफ मनी। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो जो बार्टर के लिमिटेशन है वही हमारे फंक्शंस बनेंगे। सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। यदि किसी दो पर्सन के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है, ये इसको गुड्स देता है, तो सिंपल है ये इसको काय में पेमेंट करेगा, कैश में, मनी में। दूसरा मेजर ऑफ यूनिट या वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है हर जो यूनिट है उसको हम काय में मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, मनी के फॉर्म। तो मनी कहीं ना कहीं एक डिनोमिनेशन का काम करती है किसी भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यूएशन के लिए। सेकेंडरी फंक्शन की बात करें तो इसको डेरिवेटिव फंक्शंस भी हम कहते हैं। इसमें सबसे पहला आता है फ्यूचर पेमेंट्स के लिए। जैसे आज आप किसी को प्रॉमिस करते हो मैं अगले महीने आपको 100 रुपए दे दूंगा, तो जो 100 रुपए की वैल्यू है नेक्स्ट मंथ भी 100 रुपीज ही रहती है। ऐसा नहीं है कि इसकी जो वैल्यू है या जो करेंसी है उसकी जो, तो आप एक तरीके से मनी को क्या कर सकते हैं, मनी को एक डिफर्ड पेमेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब जनरली हम अपने घरों में गुल्लक रखते ही हैं। ये जो गुल्लक है इसमें पैसे डालते रहते हैं और एक साल बाद बाई चांस ये गुल्लक फोड़ते भी हैं, तो ये जो मनी है इसकी वैल्यू रिमेन सेम रहती है। मतलब यदि आप उसको स्टोर करके भी रखते हो तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मनी सप्लाई क्या होता है, तो मनी सप्लाई एक आपका कौन सा कॉन्सेप्ट है, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे जब जो पब्लिक होती है वो जो करेंसी हेल्ड करके रखती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको आप क्या कहते हो, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। फीचर क्या है, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर। और ये क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कंपोनेंट क्या है मनी सप्लाई के, सबसे पहला करेंसी विद पब्लिक, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। ये सबसे ज्यादा क्या होता है, लिक्विड होती है। तो कंपोनेंट में सबसे पहला आ जाएगा जो पब्लिक के पास पैसा है। करेंसी मनी को हम फियाट मनी भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इट इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। फियाट मतलब एक तरीके से ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट में जो मनी होगी उसको आप फियाट मनी कहोगे, तो ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट। तो इट आर ऑल्सो कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी, इट इज लीगली यूज टू मेक पेमेंट फॉर डेब्ट्स एंड अदर ऑब्लिगेशंस। इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स आता है। मतलब जो आप देखते होंगे कि आपने वो पैसा जो जमा किया, मनी जमा करी बैंक में, जब भी आपकी मर्जी हुई आपने यूपीआई के थ्रू, अपने एटीएम के थ्रू या अपने अकाउंट के थ्रू किसी को भी क्या कर दी, पेमेंट कर दी। मतलब यहाँ पे आप अपने जो पैसे हैं उसको एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो, तो दे आर कॉल्ड एज डिमांड डिपॉजिट, है ना। तो डिमांड डिपॉजिट आर द डिपॉजिट विच कैन बी इनकेस्ड बाय इशूइंग चेक एट एनी टाइम बाय द अकाउंट। अब यदि मेजर ऑफ मनी सप्लाई की बात करें तो 1996, 97, 98 के पहले आरबीआई नैरो मनी कॉन्सेप्ट यूज करता था, मगर 1977 से 4 अल्टरनेटिव मनी सप्लाई लेके आ गया जो कि M1, M2, M3 और M4 के नाम से जानते हैं। तो जिसमें आपका जो M1 और M2 है ये आपका नैरो मनी कॉन्सेप्ट है, और जो आपका M3 और M4 है वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो M1 क्या होता है, इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक, सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड होता है क्योंकि ये खुद पूरा काय के इसमें फॉर्म में रहता है, मनी के फॉर्म में ही रहता है। इसमें आता क्या है, कॉइन्स एंड करेंसी हेल्ड विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M2 एक थोड़ा ब्रॉडर होता है मनी सप्लाई से क्योंकि ये थोड़ा हल्का सा लेस लिक्विड होता है। इसमें क्या आ जाएगा, जो भी M1 में चीजें आती हैं, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इट इंक्लूड्स नेट टाइम डिपॉजिट, इसमें क्या आ जाएगा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, है ना, टाइम डिपॉजिट या आप जिसको एफडी कहते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये एक तरीके से ड्यूरेशन इसका क्या हो गया, लॉक हो गया। तो जब लॉक ड्यूरेशन हो गया तो ड्यूरेशन के बाद ही ये चीज क्या होगी, विड्रॉ होगी या कैश के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो इसलिए लेस लिक्विड हो गया। और M4 क्या हो जाएगा, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग एनएससी। हियर एनएससी इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि उसका भी एक ड्यूरेशन होता है जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो भी ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद ही वो, और जनरली इसको हम काउंट नहीं करते काय में, मनी सप्लाई में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है मनी सप्लाई के, तो 4 मेजर्स है हमारे देखे और काय के बेसिस पे जमे हुए हैं। डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, M1 सबसे ज्यादा लिक्विड है, M4 लेस लिक्विड है, M3 वाइडली यूज्ड फॉर मेजर ऑफ मनी सप्लाई, और इसी को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी कहते हैं। M1 और M2 जो है उसको हम नैरो मनी कहते हैं, वेयर एज M3 एंड M4 को हम क्या कहते हैं, ब्रॉड मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट, है ना। इसके अलावा आरबीआई रिलीज डाटा ऑन मनी सप्लाई इन इंडिया, तो मनी सप्लाई पे जो डाटा है वो कौन रिलीज करता है, आरबीआई रिलीज करता है।
तो ये हमारा पूरा चैप्टर था, कंप्लीट मनी चैप्टर। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं यदि आपको किसी टॉपिक में डाउट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो। थैंक यू।